everyone, this is me Shruti, a science teacher from economics classes and आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सर्फेसेस। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं, उसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो भी जानेंगे। और भी कुछ नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बारे में आपको पता चलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जब भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम को छोड़ करके दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है तो कुछ पार्ट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है इन द सेम मीडियम एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होती है, यानी कि दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है। ठीक है, एंड इट बेंड्स अ लिटिल। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आधा रिफ्लेक्शन एंड आधा रिफ्रैक्शन। तो ये डायग्राम की मदद से हम लोग समझेंगे इसको। ये है पाथ ऑफ लाइट, लाइट ऐसे आ रही है। ठीक है, ये लाइट ऐसे आ रही है इस डायरेक्शन में। अब ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये एयर है एंड ये ग्लास है, यानी कि यहाँ पे दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ट्रांसपेरेंट मीडियम वो होता है जो लाइट को अपने थ्रू पास होने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, एक है एयर, दूसरा है ग्लास। तो लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम को छोड़ करके दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में चली गई, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, और लाइट ने अपना पाथ चेंज कर लिया, यानी कि लाइट बेंड हो गई। ये लाइट ऐसे जा रही थी, इसको जाना इस डॉटेड लाइन के थ्रू था, पर ये बेंड हो गई, इसने अपना पाथ चेंज कर लिया। तो इसी बेंडिंग को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट तो रिफ्रैक्ट हो जाती है और कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है बैक इनटू द सेम मीडियम, यानी कि वो एयर में सेम मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो ग्लास में एंटर नहीं करेगी। तो यहाँ पे कुछ लाइट का क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन, एंड कुछ का क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। तो इसी को हम लोग पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन बोलते हैं। When a ray of light traveling in one transparent medium, let's say air, ठीक है, एक transparent medium strikes obliquely at the surface of another transparent medium। अगर आप लोगों को मीडियम के बारे में नहीं पता तो मीडियम कोई भी मैटर का स्टेट है। यहाँ पे अलग अलग मीडियम है जैसे एयर, वाटर, ग्लास। ठीक है, तो जब भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम को छोड़ करके दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगी, अ पार्ट ऑफ लाइट गोज बैक इनटू द सेम मीडियम, मतलब कुछ पार्ट ऑफ लाइट सेम मीडियम में रिटर्न हो जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, obeying the laws of reflection and is called the reflected light. The remaining part of the light enters into another medium। तो जो बाकी जो लाइट है वो एक मीडियम को छोड़ करके दूसरे मीडियम में एंटर करेगी एंड इट विल बेंड, या वो अपना पाथ चेंज कर लेगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। एंड इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ डिफरेंट फ्रॉम इट्स इनिशियल डायरेक्शन एंड इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टेड लाइट। तो यहाँ पे एक तरफ रिफ्लेक्शन हो रहा है एंड एक तरफ रिफ्रैक्शन हो रहा है। नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम को छोड़ करके दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो उसका डायरेक्शन बदल जाता है, उसका पाथ चेंज हो जाता है, यानी कि लाइट बेंड हो जाती है। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Now, the change in the direction of the path of light when it passes from one transparent medium to another transparent medium is called refraction. The refraction of light is essentially a surface phenomenon, यानी कि ये दो मीडियम के सरफेस यानी कि इंटरफेस पे होता है। अब 3 केसेस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के मेनली 3 केसेस के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहला केस क्या है, जब भी लाइट एक रेयर मीडियम छोड़ करके एक डेंसर मीडियम में जाएगी, यानी कि यहाँ पे रेयर मीडियम क्या होता है, जिस मीडियम में मॉलिक्यूल्स बहुत ही लूजली, मतलब बहुत ही ज्यादा स्पेस्ड होते हैं, जिनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेट्स से ये एयर है एंड ये है ग्लास। ठीक है, तो एयर में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस ज्यादा होगा, तो इसको बोलेंगे रेयर मीडियम। एंड ग्लास में क्या है, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत ही कम है,
तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम। तो पहला केस क्या है, लाइट जब एक रेयर मीडियम को छोड़ करके एक डेंसर मीडियम में जा रही है तब उसके डायरेक्शन में क्या चेंज होता है, तब क्या होता है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब भी लाइट एक रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। स्पीड कम होने की वजह से वो नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे ध्यान से इस डायग्राम में लाइट को जाना ऐसे चाहिए था वाया द डॉटेड लाइन, ठीक है, ये उसका ओरिजिनल डायरेक्शन था, पर क्योंकि दूसरे मीडियम में एंटर करते ही उसकी स्पीड कम हो गई इसलिए लाइट नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई। दिस इज द नॉर्मल, दिस परपेंडिकुलर लाइन इज द नॉर्मल, ठीक है। तो लाइट किसके पीछे शिफ्ट हो गई, किसकी तरफ शिफ्ट हो गई, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई। तो ये था हमारा फर्स्ट केस। अब सेकंड केस क्या है, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम। जैसे कि अब इसका उल्टा मान लेते हैं कि लाइट रे ग्लास को छोड़ करके वापस एयर में जा रही है, फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयर मीडियम। तो उस केस में क्या होता है, लाइट की स्पीड बढ़ जाती है। लाइट जब भी एक डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी एंड इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जैसे कि इस डायग्राम में आप देखो, ये नॉर्मल है, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है। तो इसको जाना कैसे चाहिए था, इसको जाना ऐसे चाहिए था, इस डॉटेड लाइन से, ठीक है, पर क्योंकि दूसरे मीडियम में एंटर करते ही इसकी स्पीड बढ़ गई तो ये नॉर्मल से और दूर शिफ्ट हो गई। तो जब भी लाइट एक डेंसर टू रेयर मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी एंड इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये था सेकेंड केस। अब थर्ड केस क्या कहता है, The ray of light incident normally on the surface separating the two media passes undeviated। अगर लाइट रे नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है सरफेस को, ठीक है, तो वो बिना डेविएशन के एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाएगी। ये इसका डायग्राम है। ये है लाइट रे जो कि 90 डिग्री पे स्ट्राइक कर रही है, सरफेस के साथ 90 डिग्री बना रही है, नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है, तो ये बिना किसी डेविएशन के ही दूसरे मीडियम में चली जाएगी। तो ये थे तीन केसेस। पहले केस में लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रही थी जिसकी वजह से उसकी स्पीड कम हो गई एंड इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। एंड फिर सेकंड केस में क्या है, लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रही थी जिसकी वजह से उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई एंड इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एंड थर्ड केस क्या है कि लाइट नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है सरफेस पे जिसकी वजह से कोई भी डेविएशन नहीं हो रहा है, ठीक है, एंड लाइट अनडेविएटेड दूसरे मीडियम में पास हो जा रही है। तो इस केस में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये क्या है, जीरो है, दोनों बराबर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ मिलकर के जो एंगल बनाती है, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से छोटा है, ठीक है, एंड इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा है। क्लियर है? आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा ये तीन केसेस। अब आगे बढ़ते हैं। अब रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, रिफ्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि लाइट की स्पीड में चेंजेस आते हैं। जब भी लाइट की स्पीड में चेंजेस आएंगे तो लाइट बेंड हो जाएगी, या तो इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल या तो इट विल बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो जब भी लाइट की स्पीड में चेंजेस आएंगे तो वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। Now, when a light ray passes from one medium to another, its direction changes because of the change in speed of light। ये कीवर्ड है। आपसे कॉज पूछा जाएगा तो आपको यही बोलना है कि लाइट की स्पीड में चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से उसके डायरेक्शन में भी चेंज आ जाता है। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, The incident ray, refracted ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane। Incident ray और refracted ray और normal एक ही plane में lie करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये incident ray है, ये normal है, ठीक है, ये normal है, ये इंसिडेंट रे है एंड ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो ये तीनों रेज एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये इंसिडेंट रे है तो रिफ्रैक्टेड रे ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी, ये एक ही प्लेन फॉलो करेगी, ठीक है, दिस प्लेन। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब ये जो सेकेंड लॉ है इसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बताती है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ठीक है।
The ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for a pair of given media, that is mathematically. तो ये क्या कहता है कि एक मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एक मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो उसका साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन वन मीडियम, ठीक है, लेट्स से वाटर, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द सेकेंड मीडियम, लेट्स से ग्लास, ठीक है। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ वन मीडियम, ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन वन मीडियम डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द सेकेंड मीडियम। अगर दोनों के वैल्यूज को डिवाइड किया जाएगा, जैसे साइन 30 तो वो हाफ होता है, तो वैल्यू होता है ना उसका, तो दोनों का भी वैल्यूज अपना अपना आएगा। तो जब भी दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा आपको, उसी वैल्यू को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विच विल बी कांस्टेंट, ठीक है। वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होगा। अगर एक मीडियम का एंगल ऑफ इंसिडेंस बदल जाता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपने आप चेंज हो जाएगा, ताकि अल्टीमेट वैल्यू कांस्टेंट आए उस मीडियम के लिए। लेट्स से वाटर डिवाइडेड बाय ग्लास, ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन वाटर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन ग्लास, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास, ठीक है, तो वो कांस्टेंट होगा। क्लियर है? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपने आप चेंज होगा, ताकि अल्टीमेट वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आए। लेट्स से अगर मैं लिखूं कि 5 + 5 10 होता है, ठीक है, अगर मैं इस 5 को 6 कर दूं तो ये 5 अपने आप चेंज होकर के 4 हो जाएगा, ताकि अल्टीमेट वैल्यू 10 ही आए, कांस्टेंट वैल्यू आए। तो उसी तरीके से साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बदल भी जाता है तो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, ताकि अल्टीमेटली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम आए। पर ये खाली दो गिवन पेयर ऑफ मीडिया के साथ ही होता है। अगर लेट्स से यहाँ पे तो वाटर और ग्लास को कंपेयर कर रहे हैं, अगर आपने वाटर एंड एयर को ले लिया तब वैल्यूज अपने आप चेंज हो जाएगी, उसके लिए ये लॉ फिर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर एंड ग्लास है, तो वो एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए ही वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। अगर वाटर और एयर हो जाता है या ग्लास और एयर हो जाता है तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये है हमारा स्नेल्स लॉ। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले स्पीड तो हमें पता है कि क्या है, ठीक है, स्पीड क्या होती है पता है कि गिवन टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पीड। अब वेवलेंथ क्या होता है, लेट्स से ये एक वेव है, ठीक है, ये पोर्शन को क्या कहते हैं, क्रेस्ट, एंड इन पोर्शन को क्या कहते हैं, ट्रफ। तो या तो दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या तो दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हो, या तो दो क्रेस्ट के बीच का डिफरेंस या तो दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। क्लियर? अब आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक सेकेंड में एक पॉइंट से कितने वेव्स गुजर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ क्रेस्ट या ट्रफ्स गुजर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेला वेला आपने देखा ही होगा, तो दुर्गा पूजा या कोई भी मेला जब होता है तो बहुत भीड़ लगती है, तो वो लोग एक रोप लगा देते हैं, ठीक है, और बीच बीच में रोप को ऊपर करते हैं, एक साथ जितने आदमी जा सकते हैं, फिर रोप वापस नीचे कर देते हैं। तो वैसे ही कुछ फ्रीक्वेंसी का भी कॉन्सेप्ट है कि एक सेकेंड में एक पॉइंट को कितने नंबर ऑफ क्रेस्ट क्रॉस कर पा रहे हैं, कितने नंबर ऑफ ट्रफ्स जो है वो उस पॉइंट को क्रॉस कर पा रहे हैं, उससे जा पा रहे हैं, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। लेट्स से एक सेकेंड में इस पॉइंट से 20 क्रेस्ट पास हो जा रहे हैं, एक सेकेंड के अंदर 20 क्रेस्ट पास हो जा रहे हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेव की 20 हर्ट्ज होगी, ठीक है, या 20 ट्रफ्स पास हो जा रहे हैं, एक ही बात है, तो उस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 20 ट्रफ्स होगी। क्लियर है? तो रिफ्रैक्शन का क्या असर पड़ता है स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे। When a ray of light gets refracted from a rarer to a denser medium, the speed of light decreases, and when it travels from a denser to a rarer medium, speed of light increases. हमने ये शुरू में ही पढ़ लिया था। फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं है रिफ्रैक्शन से, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी,
क्योंकि फ्रीक्वेंसी लाइट के सोर्स पे डिपेंड करती है, रिफ्रैक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ लाइट, सो इट डज नॉट चेंज ऑन रिफ्रैक्शन। रहा बात वेवलेंथ का, द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, द वेवलेंथ ऑफ लाइट in that medium and the frequency of light are related as this। यानी कि अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ भी इंक्रीज होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं हो रही, फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं हो रही ना। तो अगर स्पीड में इंक्रीज आता है तो अल्टीमेटली कौन बढ़ रहा है, वेवलेंथ ही बढ़ रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं हो रही। अगर लेट से ये 10 है स्पीड एंड ये फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी है लेट से 5 और वेवलेंथ है 5, ठीक है। अगर मैं इसको स्पीड को बढ़ा दूं, 15 कर दूं, तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं हो रही क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो अल्टीमेटली किसको चेंज होना पड़ेगा, वेवलेंथ को चेंज होना पड़ेगा, तभी ये वैल्यू 15 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होगा तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है। When light passes from a rarer to a denser medium, wavelength decreases, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस। जब भी लाइट एक रेरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो वेवलेंथ भी कम हो जाएगी। और अगर स्पीड जब डेंसर टू रेरर में लाइट जाती है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, तो वेवलेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। अब हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, the most awaited topic. Now, what is refractive index? Refractive index किसी भी state of matter या medium की एक खास property होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि वो medium light की speed और light की direction को कैसे change करेगा। जैसे कि इस फॉर्मूला में हमने क्या किया है, जो नीचे वाला मीडियम होता है, जो मीडियम डिनोमिनेटर में है, ठीक है, तो उसको हम लोग किसके साथ कंपेयर करते हैं, एयर के साथ कंपेयर करते हैं। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम को हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम के साथ कंपेयर करते हैं। इस कंपैरिजन से जो वैल्यू निकलता है वो इस सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। किसके कंपैरिजन के साथ, एयर के कंपैरिजन के साथ। लेट्स से अगर इस मीडियम की जगह होता डायमंड, ठीक है, इस मीडियम के जगह होता डायमंड, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2.41, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि जब भी लाइट एयर को छोड़ करके डायमंड में जाती है तो उसकी स्पीड 2.41 टाइम्स कम हो जाती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा हम लोग नीचे वाले मीडियम का निकालते हैं, हमेशा न्यूमरेटर यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर के साथ कंपेयर करके। क्लियर है। अगर यहाँ पे कोई और मीडियम होता है एयर के जगह, लेट्स से वाटर, तो यहाँ पे डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके साथ निकलता, वाटर के साथ निकलता। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ कंपैरिजन टू, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। क्लियर है। तब हम लोग क्या बोलते हैं कि जब भी लाइट वाटर को छोड़ करके डायमंड में जाती है तो उसकी स्पीड XYZ टाइम्स कम हो जाती है, जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम क्या है, एक रेशियो है। किन दो चीज का रेशियो है, स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो है टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द फर्स्ट मीडियम to the sign of angle of refraction in the second medium. The refractive index has no unit क्योंकि ये एक रेशियो है, दोनों ही सिमिलर क्वांटिटीज है, दोनों के यूनिट्स कट हो जाएंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं है। तो एक फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये है एंड दूसरा फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये है, साइन I बाय साइन R, ठीक है। अब लेट्स से यहाँ पे एयर के साथ आप कंपेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर एयर के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हो, यहाँ पे दो अलग अलग मीडियम है, एक है वाटर और दूसरा है ग्लास। तो यहाँ पे आप किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के साथ कंपेयर करके निकाल रहे हो, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगा, लेट्स से मैं एक रैंडम वैल्यू ले रही हूँ जो कि है 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी लाइट वाटर को छोड़ करके ग्लास में जाती है तो उसकी स्पीड 2 टाइम्स कम हो जाती है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। कंडीशंस फॉर लाइट रेज टू पास अनडेविएटेड ऑन रिफ्रैक्शन। अब ऐसे कौन कौन से कंडीशंस है जब लाइट रे एकदम भी डेविएट नहीं होगी, एकदम भी रिफ्रैक्ट नहीं होगी। सबसे पहला हमने पढ़ा था जब भी लाइट रे नॉर्मली स्ट्राइक करेगी मीडियम को, 90 डिग्री एंगल पे स्ट्राइक करेगी, तब लाइट रे बिना डेविएशन के दूसरे मीडियम में चली जाएगी, पहला।
फिर when the angle of incidence at the boundary of the two media is 0, जो फर्स्ट वाला केस था, उस केस में अगर लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, नॉर्मल के साथ ही आ रही है, नॉर्मल भी यही है और इंसिडेंट रे भी नॉर्मल पे ही स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा, तो दोनों एंगल्स क्या है, 0 है, तो उस केस में लाइट अनडेविएटेड होगी। When the refractive index of the medium 2 is same as that of medium 1, जब एक मीडियम और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एकदम सेम हो, तब वो लाइट को बेंड ही नहीं करेगा ना दूसरा मीडियम, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले वाले जैसा ही है। क्लियर है? जैसे कि डायमंड के एग्जांपल में जो 2.41 आया था, उससे क्या पता चलता है कि जब भी लाइट एक मीडियम को छोड़ के दूसरे में गई तो फिर वो 2.41 टाइम्स उसकी स्पीड कम हो गई, है ना। तो यहाँ पे वैसा कुछ है ही नहीं, दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। नाउ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यहाँ पे एक बस जनरल नॉलेज के लिए दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, वाटर में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और डायमंड में 1.245 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो ये स्पीड ऑफ लाइट है इन डिफरेंट मीडियम्स। अब जैसे कि एक्सप्लेन द स्टेटमेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.41, तो ये मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है नेचर ऑफ द मीडियम और इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी। एज स्मॉलर द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम रिलेटेड टू एयर, हायर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो इससे क्या पता चलता है कि वो मीडियम नेचुरली कैसा है, रेयर है या डेंसर है। अगर पहला वाला मीडियम रेयर है और दूसरा वाला मीडियम डेंसर है, तो डेंसर वाला मीडियम स्पीड ऑफ लाइट को डिक्रीज करेगा और स्पीड ऑफ लाइट जो लाइट है उसको ज्यादा बेंड करेगा, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। मतलब किसी भी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो वो लाइट को ज्यादा बेंड करेगा। फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, टेम्परेचर से कैसे इफेक्ट होता है, with an increase in temperature speed of light of the medium also increases, refractive index of the medium decreases। तो टेम्परेचर और रिफ्रैक्शन के बीच में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है तो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होती है। अगर स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज हो रही है तो ऑटोमेटिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तभी स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज हो रही है। तो टेम्परेचर के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का उल्टा रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटा। कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो वेवलेंथ यूजुअली लाइट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करती है, कलर को, ठीक है। विबग्योर जो बैंड ऑफ कलर्स है, 7 कलर्स है विबग्योर, यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता रहता है। जैसे कि वायलेट लाइट जो है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी और वो सबसे ज्यादा डेविएट करेगा। जिस लाइट की वेवलेंथ सबसे कम होती है वो लाइट सबसे ज्यादा डेविएट करती है, इसलिए उस पर्टिकुलर लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वो ज्यादा डेविएट कर रही है। इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके लिए सबसे ज्यादा है। नाउ एंड फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं वेवलेंथ बढ़ती रहती है, वेवलेंथ बढ़ती है इसका मतलब क्या है, जो सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ है रेड लाइट की, तो वो सबसे कम डेविएट करेगी, जिसके वजह से सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए होगा, रेड लाइट के लिए होगा। आप मान लो कि सातों लाइट एक मीडियम में एंटर कर रहे हैं, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो उस मीडियम का एक ही है, नेचर तो एक ही है, पर सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए होगा, सबसे ज्यादा लाइट कौन सी डेविएट होगी, वायलेट, और सब क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम है। और सबसे कम लाइट कौन सी डेविएट होगी, रेड लाइट, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसलिए सेम मटेरियल में उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, सबसे कम डेविएट होगी वो लाइट, ठीक है। इन अ गिवन मीडियम द स्पीड ऑफ रेड लाइट इज मैक्सिमम, वेवलेंथ भी क्योंकि उसकी मैक्सिमम होती है। स्पीड ऑफ वायलेट लाइट इज लीस्ट, देयरफॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इज मैक्सिमम फॉर वायलेट लाइट एंड लीस्ट फॉर रेड लाइट। मीडियम सेम है, मीडियम का नेचर सेम है, पर सेम मीडियम वायलेट लाइट को ज्यादा डेविएट करेगा, ज्यादा इंक्रीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोवाइड करेगा, और सेम मीडियम रेड लाइट के लिए क्या करेगा, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोवाइड करेगा, सबसे कम उसे डेविएट करेगा।
The wavelength of visible light increases from violet to the red, so the refractive index decreases with the increase in wavelength. तो जैसे टेम्परेचर के साथ था इनवर्स रिलेशन, वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेवलेंथ के साथ भी इनवर्स रिलेशनशिप है। वेवलेंथ जैसे जैसे इंक्रीज होगी उसी मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द पाथ ऑफ लाइट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द पाथ ऑफ लाइट रे इज रिवर्सिबल। जैसे ये दो मीडियम है, लाइट ऐसे आ रही है, ये नॉर्मल है, एंड लाइट ऐसे बेंड हो जा रही है, ठीक है। तो लाइट ये ऐसे आ रही है और लाइट ऐसे बेंड हो जा रही है। अब अगर आप मान लो सेम लाइट को अगर इस रास्ते से भेजोगे, लाइट पहले ऐसे आ रही थी और ऐसे चली गई ना, अगर सेम लाइट को आप इस रास्ते से भेजोगे तो वो इधर उधर ना डेविएट होके ये सेम रास्ता फॉलो करेगी। मतलब अगर आप इसका पाथ को उल्टा भी कर दो, रिवर्स भी कर दो, तो लाइट हमेशा अपना ओरिजिनल पाथ रिट्रेस करके चली जाएगी। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रोवाइडेड कि मीडियम वही दो मीडियम होने चाहिए। अब आप मीडियम ही चेंज कर दोगे तब लाइट अपने हिसाब से कैसे भी चेंज हो सकती है, बट अगर सेम दो मीडियम है, अगर एयर टू ग्लास जाते जाते लाइट ये पाथ फॉलो कर रही है और ग्लास टू एयर भेजने में आप लाइट को इसी पाथ से भेज रहे हो, तब फिर लाइट यही पाथ फॉलो करके वापस चली जाएगी। तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल पाथ ऑफ अ लाइट रे इज रिवर्सिबल। तो अगर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज 3/2, अगर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से क्या पता चलता है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम 2 का मीडियम 1 के कंपैरिजन में 3/2 है, तो अगर मीडियम 1 का मीडियम 2 के कंपैरिजन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। Therefore, the refractive index of medium 1 with respect to medium 2 is 2/3. तो यही था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब आते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक। ये डायग्राम है, इसको आप ध्यान से देखिएगा ना, आई होप ये विजिबल है। ये डायग्राम है ग्लास ब्लॉक, ठीक है। अब यहां से लाइट दो बार अपना मीडियम चेंज कर रही है, पहले एयर टू ग्लास, फिर ग्लास टू एयर। तो एक बार रेयर टू डेंसर, फिर डेंसर टू रेयर, ठीक है। दो सरफेसेस पे यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे आता है, रेयर टू डेंसर मीडियम में जाते ही, यानी कि एयर से ग्लास में जाते ही लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। लाइट का ओरिजिनल रास्ता ये था डॉटेड लाइन, पर क्योंकि उसकी स्पीड कम हो गई तो लाइट रे नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाएगी। अब ये लाइट रे जब दूसरे सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो अब ये कहां से कहां जा रही है, ग्लास टू एयर यानी कि डेंसर टू रेयर। तो अब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंड आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लास ब्लॉक से बाहर निकलते ही इसकी स्पीड इंक्रीज हो गई एंड इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब नॉर्मल के तरफ जाने की बजाय ये क्या, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे दो टाइम्स रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार लाइट नॉर्मल के तरफ बेंड हो गई और एक टाइम क्या हो गया, लाइट नॉर्मल से दूर चली गई। क्लियर है। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो इस साइड से बाहर निकल रही है ग्लास ब्लॉक से, ये क्या है, इमर्जेंट रे, जो दूसरे साइड से इमर्ज होकर के बाहर निकल रही है। ठीक है, तो यही था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास ब्लॉक। अब एक न्यू कॉन्सेप्ट है, उस पर आपको ध्यान देना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ग्लास ब्लॉक नहीं होता, अगर ग्लास ब्लॉक होता ही नहीं, ये जो इंसिडेंट रे है ऐसे जा रही थी, ठीक है, तो ये कौन सा पाथ फॉलो करती। अगर यहाँ पे ग्लास ब्लॉक नहीं होता तो इंसिडेंट रे चुपचाप से अपना ओरिजिनल पाथ फॉलो करके यहाँ पे चली जाती। यहाँ से आ रही थी ना इंसिडेंट रे, एक सेकेंड, इंसिडेंट रे यहाँ से आ रही थी, हाँ
ठीक है, इंसिडेंट रे यहाँ से आ रही थी, तो अगर बीच में ग्लास ब्लॉक नहीं होता तो ये सीधा सीधा इस डायरेक्शन में चली जाती, पर क्योंकि बीच में ग्लास ब्लॉक था तो इसका मल्टीपल टाइम्स डायरेक्शन चेंज हुआ और जो इमर्जेंट रे है ये फाइनली यहां से निकली। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, लाइट का ओरिजिनल पाथ से लाइट कितनी डिस्प्लेस हो गई, जाना ऐसे चाहिए था पर ग्लास ब्लॉक रखने की वजह से लाइट इस साइड से निकल रही है ये पाथ फॉलो करके, है ना। तो दोनों के बीच में कितना फर्क है, इतना फर्क है, इतना गैप है, इतना फर्क है। इसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। कि ओरिजिनल पाथ और फाइनल जो एक्चुअल पाथ है लाइट का, दोनों के बीच में जो फर्क है उसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि शिफ्ट। ठीक है, अब देखते हैं शिफ्ट आपका मतलब अपैरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ में आता है, ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे ऑफ द लाइट एंड द पाथ ऑफ इमर्जेंट रे ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम सच एज अ ग्लास स्लैब। तो ये रहा इमर्जेंट रे, ये रहा ओरिजिनल इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले लैटरल डिस्प्लेसमेंट थिकनेस पे डिपेंड करता है कि मीडियम कितना थिक है। तो मोर द थिकनेस मोर इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। जितना ज्यादा थिक मीडियम होगा वो लाइट को उतना ही बेंड करेगा, लाइट जितनी ज्यादा बेंड होगी उतना ही ज्यादा लैटरली डिस्प्लेस होगी। तो थिकनेस जितना ज्यादा होगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा। फिर आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, मोर इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। डिपेंडेंस ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो लाइट को वो ज्यादा बेंड करेगा, है ना, जिसके वजह से लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा। मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम मोर इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम लोग को देखना है ये एक्सपेरिमेंट जिसमें मल्टीपल इमेजेस फॉर्म हो रहे हैं एक थिक मिरर में। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है एंड ये जो सरफेस है मिरर का ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब इसमें से लाइट अंदर जा सकती है, पर ये जो सरफेस है जहाँ पे लाइन लाइन बहुत दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, पॉलिश्ड है। मैं डायग्राम और जूम कर देती हूँ, ठीक है, ये, अरे यार एक सेकेंड, अब आ गया। तो आई होप विजिबल होगा। ये जो सरफेस है ये क्या है, ये पॉलिश्ड है, लाइट इस पार में नहीं जा सकती, यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता, पर यहाँ पे हो सकता है बिकॉज ये सरफेस क्या है, ट्रांसपेरेंट है, तो लाइट यहाँ पे एंटर कर सकती है। तो अब यहाँ पे कंटिन्यूअसली पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन होता जाएगा। तो लाइट पहले आ रही है, ये है 100% लाइट, ठीक है। अब इसमें से कुछ 10% लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, इसको कहेंगे पार्शियल रिफ्लेक्शन। एंड मेजॉरिटी ऑफ द लाइट क्या, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, तो ये क्या है, पार्शियल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये सरफेस हो गया पॉलिश्ड, तो लाइट इसके पार नहीं जा सकती, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी एंड फिर यहां से डेंसर टू रेयर मीडियम में चली जाएगी वापस। फिर ये जो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है इसमें कुछ अमाउंट ऑफ लाइट वापस रिफ्लेक्ट भी तो होगी ना, आपको ये समझना होगा, यहाँ पे कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो आपको देखना होगा कब रिफ्लेक्शन हो रहा है कब रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर जब रिफ्रैक्शन हुआ था तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी तो होगी वापस सेम मीडियम में, बट लाइट अगेन इस पार नहीं जा सकती तो वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर यहां से वापस रिफ्रैक्ट हो जाएगी एंड इसमें से भी कुछ लाइट पार्शियली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब पार्शियल रिफ्रैक्शन पार्शियल रिफ्लेक्शन, ठीक है, पार्शियली रिफ्रैक्ट हो रही है पार्शियली रिफ्लेक्ट हो रही है। अब ये लाइट इधर गई, इधर नहीं आ सकती तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी एंड कुछ लाइट रिफ्रैक्ट, अगेन कुछ लाइट रिफ्लेक्ट, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन एंड फिर रिफ्लेक्शन। तो ऐसे ये चलता रहता है एंड मल्टीपल इमेजेस फॉर्म हो रही है। क्या यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट हो रहे हैं क्या, यहाँ पे लाइट रेज मीट नहीं हो रहे हैं। तो जहां पे लाइट रेज मीट नहीं होते हैं वहां पे हम लोग अज्यूम करते हैं कि लाइट पीछे आकर के एक इमेज फॉर्म कर रही है, ठीक है, पीछे आकर के मीट हो रही है, तो ये नॉर्मल है। अब ये जो लाइट रे है ये पीछे डॉटेड लाइन के साथ ये फर्स्ट इमेज बना रही है,
ये लाइट रे यहाँ पे सेकेंड इमेज बना रही है, ये वाली लाइट रे थर्ड इमेज बना रही है। तो ऐसे करते करते मल्टीपल इमेजेस नॉर्मल के साथ फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। नाउ अब आपको ये बताना है कि इसमें से सबसे ब्राइटेस्ट इमेज कौन सी होगी। आप क्या बोलोगे? A1, क्योंकि सबसे पहले इमेज फॉर्म हुई है, उसके बाद तो धीरे धीरे इंटेंसिटी खत्म होगी। पर ऐसा नहीं है, सबसे पहले जो इमेज फॉर्म हुई है वो ब्राइटेस्ट नहीं है। सबसे ब्राइटेस्ट इमेज है A2। व्हाई? क्योंकि ये जो लाइट रे थी ये थी 100%, ठीक है। अब इसमें से खाली 10% लाइट ही रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, इसमें 10% लाइट ही रिफ्लेक्ट हुई और यही लाइट पीछे जाकर के A1 फॉर्म कर रही है। तो आप खुद सोचो 10% लाइट से क्या इतनी ब्राइट इमेज फॉर्म हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पे 90% लाइट रे यहाँ पे रिफ्रैक्ट होकर के वापस रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये जो लाइट रे पीछे एक्सटेंड होगी ये सबसे ब्राइटेस्ट इमेज बनाएगी, क्योंकि यहाँ पे 90% लाइट रे रिफ्रैक्ट हुई थी, फिर वही रिफ्लेक्ट हुई एंड फिर वापस से वो रिफ्रैक्ट हो गई। तो ये जो लाइट रे है ये पीछे जाकर के सबसे ब्राइटेस्ट इमेज बनाएगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड। जब भी ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात आती है तो जो रिफ्लेक्शन है वो बहुत ही कम होता है। रिफ्लेक्शन कब ज्यादा होता है? जब सरफेसेस पॉलिश्ड होते हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम के केस में रिफ्लेक्शन बहुत ही कम होता है, ज्यादातर होता है रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टेड लाइट फिर भी ज्यादा है, तो यही ज्यादा वाली रिफ्रैक्टेड लाइट जो है वो पीछे जाकर के सबसे ब्राइटेस्ट इमेज फॉर्म करेगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट जो इमेज है वो ब्राइटेस्ट नहीं है, क्योंकि वो बस 10% रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से बनी है। सेकेंड इमेज सबसे ब्राइटेस्ट है बिकॉज वो सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट से बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे यही पूछा गया है, which image is the brightest and why? The second image is the brightest because the light rays suffer a strong first reflection at the silvered surface. This reflected ray further suffers multiple reflections. यही reflected ray आगे भी बहुत बार रिफ्लेक्ट होती है, इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है एंड फिर A2 के बाद जितनी भी इमेजेस है वो कम ब्राइट होती है। नाउ व्हाट इज अ प्रिज्म? A prism is a transparent medium bounded by 5 plane surfaces with a triangular cross section. तो प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसके पास 5 प्लेन सरफेसेस होते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के 5 प्लेन सरफेसेस होंगे और जिसका क्रॉस सेक्शन ट्रायंगुलर होता है। दिस इज द ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। वायर का क्रॉस सेक्शन अगर हम लोग करके देखेंगे तो वो सर्कुलर होगा, अगर वायर को बीच से कट करेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा। ठीक उसी तरह प्रिज्म का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो ट्रायंगुलर होता है। तो अब एक एक करके इसके पार्ट्स पे देखेंगे। सबसे पहले है एंगल ए विच इज एंगल ऑफ द प्रिज्म। ये प्रिज्म का एंगल होता है, ठीक है। और ये सारे जो प्लेन सरफेसेस हैं जिन पे आकर के लाइट स्ट्राइक करेगी और फिर वो प्रिज्म में एंटर करेगी, तो उन सरफेसेस को बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, ठीक है। This is the base of the prism and this is the refracting edge of the prism. तो यही थे प्रिज्म के पार्ट्स। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि कैसे लाइट जो है वो प्रिज्म में रिफ्रैक्ट होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो लाइट है ये एक रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, यानी कि एयर से प्रिज्म के अंदर, विच इज ग्लास, ठीक है। तो लाइट एयर को छोड़ करके ग्लास के अंदर जा रही है, तो उसकी जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी एंड इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये है लाइट, ठीक है, ये इस एंगल पे जा रही है, तो ये नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म करेगी, ठीक है। दिस इज द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे जो है इसके साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म करेगा। नाउ अब आफ्टर एंटरिंग द प्रिज्म ये नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाएगी एंड दिस विल बी नोन एज द रिफ्रैक्टेड रे। तो अब ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे है, क्योंकि इसमें रिफ्रैक्शन हुआ है। अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है जब ये वापस दूसरे सरफेस पे आएगी तो ये प्रिज्म के बाहर जाने वाली है, तो ये ग्लास को छोड़ करके एयर में चली जाएगी, दैट इज फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम। तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी एंड इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये रहा नॉर्मल, ठीक है, दिस इज द नॉर्मल एंड लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी एंड दिस रे इज नोन एज द एमर्जेंट रे,
ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। ये है इंसिडेंट रे, जैसे ये प्रिज्म के अंदर जाएगी ये हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे, और जो रे प्रिज्म के दूसरे साइड से बाहर निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ अब हमें देखना है कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। तो आपको यहां पे देखना है, ये सेम मैंने प्रिज्म इधर बनाया है, ये है इंसिडेंट रे, ठीक है, ये ऐसे बेंड हो गई एंड फिर ये इस रास्ते से चली गई। पर अगर मान लो ये प्रिज्म बीच में होता ही नहीं, तब क्या होता? अगर ये प्रिज्म बीच में नहीं होता तब फिर ये लाइट ऐसे ही जाती है ना, ये लाइट जो है वो ये पाथ फॉलो करते करते चली जाती अगर प्रिज्म बीच में नहीं होता तो। और फाइनली जो लाइट है उसका पाथ कैसे बदल गया? अब लाइट, पहले लाइट इधर जा रही थी, अब लाइट इधर जा रही है, मतलब कि इतने एंगल से लाइट शिफ्ट हो गई। यानी कि अगर आपको ये आप पीछे एक्सटेंड करके यहाँ पे मिला दोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो लाइट है ये इतने एंगल से शिफ्ट हो गई है, इसका पाथ इतने एंगल से बदल गया। पहले लाइट इधर जाने वाली थी, यहीं से लाइट का पाथ इतने एंगल से बदल गया और अब वो इधर जा रही है। सो दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन, कि लाइट कितना डेविएट हुई है अपने ओरिजिनल पाथ से, कितना भटक गई है। ठीक है, नाउ अब angle of the prism, the two refracting surfaces of a prism and that are not parallel to each other but they are inclined on each other making the angle of the prism. So ये हमने पढ़ लिया है, ये जो दो refracting surfaces है जो एक दूसरे से parallel नहीं है, ठीक है, they are inclined on each other, एक दूसरे पे inclined है, तो ये दोनों angle of the prism form करते हैं। फिर एंगल ऑफ डेविएशन हमने जस्ट अभी अभी पढ़ा है, इट इज द एंगल बिटवीन द पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे ऑफ द लाइट एंड द पाथ ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे आफ्टर पासिंग थ्रू अ मीडियम। इट्स सिंबल इज डेल्टा। एंगल ऑफ इंसिडेंस हम सबको पता ही है, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कॉल्ड द नॉर्मल। तो इन सिंपल वर्ड्स जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या है? सेम, इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको पता होना चाहिए बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आपको एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करना है तो आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस को ऐड कर दो और उसमें से एंगल ऑफ द प्रिज्म को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो आपको एंगल ऑफ डेविएशन पता लग जाएगा। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ डेविएशन? अब ऐसे कुछ फैक्टर्स है जो एंगल ऑफ डेविएशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस। As the angle of incidence increases, the angle of deviation first decreases. तो शुरू में क्या होता है कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाता है एंगल ऑफ डेविएशन कम होता है, ठीक है, reaches to a minimum value, अपने मिनिमम पॉइंट पे आ जाता है, एंड आफ्टर दैट reaches a minimum value for a certain angle of incidence, मतलब कि एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है for a certain angle of incidence, और उसके बाद जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होता है वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज होता है। तो इसको वापस से समझेंगे। सबसे पहले जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होता है वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होके अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होगा एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज होगा। नाउ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, फॉर अ गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस द प्रिज्म विथ अ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोड्यूसेस अ ग्रेटर डेविएशन। तो जिस मटेरियल का ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा लाइट उसमें ज्यादा बेंड होगी और उसमें डेविएशन ज्यादा होगा, ज्यादा लाइट अपने पाथ से शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, than the prism which has a lower refractive index. Now angle of the prism, प्रिज्म का एंगल जितना ज्यादा होगा लाइट भी उतनी ही डेविएट होगी और एंगल ऑफ डेविएशन भी उतना ही ज्यादा होगा। द एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द एंगल ऑफ द प्रिज्म।
नाउ कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था विबग्योर के बारे में, ठीक है। वायलेट के पास सबसे लीस्ट वेवलेंथ होती है और जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं वैसे रेड के पास सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। तो इसीलिए वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट होगी, वायलेट लाइट, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डेविएशन कम होता जाएगा और रेड लाइट सबसे कम डेविएट होगी, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में विबग्योर जो हमने समझा था इससे पहले वाले टॉपिक पे। Now the refractive index of the material of a prism is maximum for the violet light, यानी कि किसी भी मटेरियल में वायलेट लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे मैक्सिमम होता है, चाहे कोई भी मटेरियल हो, और रेड लाइट के लिए सेम मटेरियल में मीडियम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे मिनिमम होता है, इसलिए रेड लाइट सबसे मिनिमम डेविएशन शो करती है। Now violet light and minimum for the red light. Thus a given prism deviates violet light the most and red light the least. ठीक है, तो जिसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा डेविएट वो लाइट सबसे कम डेविएट होगी। A flint glass prism produces more deviation than a crown glass prism of the same refractive angle. Why? फ्लिंट ग्लास प्रिज्म जो है वो ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस करती है लाइट रे में एज कंपेयर टू क्राउन ग्लास प्रिज्म। अब इसका एक ही रीजन हो सकता है कि फ्लिंट ग्लास प्रिज्म जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू क्राउन ग्लास प्रिज्म। A flint glass prism produces more deviation than a crown glass prism of the same refractive angle. दोनों का रिफ्रैक्टिव एंगल सेम है, बट फिर भी एक में ज्यादा डेविएशन हो रहा है एक में कम हो रहा है, बिकॉज एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है एक का कम है। द फ्लिंट ग्लास प्रिज्म हैज अ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैन द क्राउन ग्लास प्रिज्म। अब ये जो हमने पहले पढ़ा था ना कि हाउ डज एंगल ऑफ इंसिडेंस अफेक्ट एंगल ऑफ डेविएशन, वो हम लोग ग्राफ के मदद से पढ़ेंगे। नाउ अब यहाँ पे हो क्या रहा है, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, दिस साइड वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो शुरू में क्या हो रहा है, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज हो रहा है और अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंच जा रहा है फॉर अ गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब यहाँ पे मिनिमम पॉइंट है डेविएशन का, एंगल ऑफ डेविएशन इस पॉइंट पे मिनिमम है, तो इस पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी तो होगा ना कुछ। तो किसी गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जा रहा है एंड आफ्टर दैट जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस शुरुआत में बढ़ता है एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होकर के अपने मिनिमम पॉइंट पे चला आता है। अब इस मिनिमम डेविएशन के लिए एक मिनिमम एंगल, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस भी होगा, नॉट मिनिमम एंगल बट इस मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस भी होगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होगा एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज होगा ना। तो अगर आपको मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस का डबल कर लेना है 2i माइनस एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो इससे आपको मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मिल जाएगा, ठीक है, दिस एंगल। क्लियर है, ये अगर आपको निकालना है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन सो 2i माइनस a कर दो, आपको वो वैल्यू पता लग जाएगी। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए यहाँ पे हमने क्या किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से एंड माइनस कर दिया एंगल ऑफ द प्रिज्म से, तो हमारे पास क्या मिल गया एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। पर यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना है। जैसे इस केस में हमें पता था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस उस पॉइंट पे था 48 डिग्री, तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन निकल गया। जैसे कि क्वेश्चन में आप देख सकते हो, फॉर एन इक्विलैटरल प्रिज्म डेल्टा हैज द मिनिमम वैल्यू व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 इज 48। तो दे दिया है ना कि डेल्टा कब मिनिमम था, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 48 था, तो उसी को यूज करके हमने यहाँ पे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकाला है। व्हाट इज अपैरेंट डेप्थ, हम लोग इसको इस डायग्राम के मदद से समझेंगे। लेट्स से जो एक ऑब्जेक्ट है वो डेंसर मीडियम में है और आप उसको एक रेयर मीडियम से देख रहे हो, यानी कि ऑब्जेक्ट वाटर में है आप उसको एयर से देख रहे हो।
तो ऑब्जेक्ट से जब लाइट वाटर को छोड़ करके एयर में जा रही है तो उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी एंड इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। तो ये रही इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये पीछे जा करके इमेज यहां पर फॉर्म कर रही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहां है पर आपको उसकी इमेज यहां पे दिखाई देगी, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो डेप्थ है वो रिड्यूस हो जाएगा, और इसी रिड्यूस्ड डेप्थ को बोलते हैं अपैरेंट डेप्थ। मतलब वो ऑब्जेक्ट का असल डेप्थ नहीं है, रियल डेप्थ नहीं है, ठीक है, वो क्या है, रिड्यूस्ड डेप्थ है जो आपको नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन अ डेंसर मीडियम व्हेन व्यूड फ्रॉम अ रेयर मीडियम। यहाँ पे डेंसर मीडियम क्या था, वाटर, और रेयर मीडियम क्या था, एयर, ठीक है। Now appears to be at a depth lesser than its real depth. जो apparent depth है वो real depth से कम थी। This is because of refraction of light. This perceived depth of the object is called apparent depth. यानी कि perceived यानी कि क्या, जो आपको नजर आ रहा है, असली में ऑब्जेक्ट की डेप्थ जो है, गहराई है, वो उतनी नहीं है, उससे ज्यादा है, ठीक है। अगर आप एक टैंक को भी ऑब्जर्व करते हो बाहर से, ठीक है, तो आपको लगता है कि वो जो उसका बेस है वो थोड़ा ऊपर है, पर जब आप पैर अंदर डालते हो तो उसका बेस एक्चुअली थोड़ा नीचे होता है, उसकी डेप्थ जो होती है टैंक की वो ज्यादा होती है, ठीक है। तो आपको क्यों कम नजर आई उसकी डेप्थ? क्योंकि वो उसकी अपैरेंट डेप्थ थी। दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अपैरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या है? रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो यहाँ पे मीडियम कौन सा था? वाटर, ठीक है। अब शिफ्ट क्या है? व्हाट इज शिफ्ट? ये है ऑब्जेक्ट की रियल डेप्थ, ये है ऑब्जेक्ट की अपैरेंट डेप्थ। तो दोनों के बीच में जो फर्क है, दोनों के बीच में जो गैप है, उसी को हम लोग बोलते हैं शिफ्ट, ठीक है। जितना रिड्यूस हो गया उस ऑब्जेक्ट का डेप्थ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शिफ्ट। तो शिफ्ट इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ माइनस अपैरेंट डेप्थ, यानी कि दूसरा भी इसका फॉर्मूला है, जैसे रियल डेप्थ इंटू 1 माइनस 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो शिफ्ट को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। जिस मीडियम से लाइट आ रही है बाहर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? यहाँ पे तो वाटर था, अब लेट से कोई और भी तो मीडियम हो सकता है ना, तो फिर जिस मीडियम से लाइट बाहर आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, कितना है, आई मीन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हुआ तो शिफ्ट भी ज्यादा होगा। डिपेंडेंस ऑफ शिफ्ट ऑन द थिकनेस ऑफ द मीडियम, अगर मीडियम थिक हुआ तो लाइट रे ज्यादा शिफ्ट होगी, ठीक है, देयर विल बी मोर शिफ्ट। डिपेंडेंस ऑन वेवलेंथ, तो वायलेट लाइट सबसे कम डेविएट करती है या सबसे ज्यादा डेविएट करती है? वायलेट लाइट सबसे ज्यादा डेविएट करती है और रेड लाइट सबसे कम डेविएट करती है। तो वायलेट लाइट के लिए शिफ्ट सबसे ज्यादा होगा, रेड लाइट के लिए शिफ्ट सबसे कम होगा। ना जैसे एक और एग्जाम्पल है, ये एक स्टिक है जिसको हमने वाटर में डाल दिया है, तो एक्चुअली स्टिक की जो हाइट है, आई मीन डेप्थ है, वो यहां से लेकर के यहां है, ठीक है। एक्चुअली इसकी डेप्थ यहां से लेकर के यहां है, पर बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन उसकी जो डेप्थ है वो थोड़ी कम हो जाती है। मतलब स्टिक की जो इमेज है वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो दिस इज द अपैरेंट बेंडिंग ऑफ स्टिक अंडर वाटर। आपको लगता है कि स्टिक थोड़ी सी वाटर में जाते ही बेंड हो गई है, बट असली में स्टिक बेंड नहीं होती है, ठीक है। अब कुछ रियल लाइफ फेनोमेनन के बारे में हमें बात करनी है। अ पर्सन्स लेग्स अपीयर टू बी शॉर्ट व्हेन स्टैंडिंग इन अ टैंक। किसी भी कोई भी आदमी है जो पानी में खड़ा है, ठीक है, तो अगर आप उसको बाहर से देखोगे तो उसके लेग्स छोटे नजर आएंगे, असली में लेग्स ज्यादा है ना, मतलब बड़े हैं, बट अगर आप उसको बाहर से देखोगे तो उसके लेग्स जो है वो छोटे नजर आएंगे। व्हाई? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसकी जो पैरों की इमेज है वो थोड़ी ऊपर बन रही है, जिसकी वजह से उसके लेग्स जो है वो आपको छोटे नजर आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? द सन इज सीन अ फ्यू मिनट्स बिफोर इट राइजेस अबव द हॉरिजॉन इन द मॉर्निंग एंड व्हाइल इन द इवनिंग फ्यू मिनट्स लॉन्गर आफ्टर इट सेट्स। तो जो सन है वो सनराइज के पहले ही 2 मिनट पहले ही उसकी इमेज बन जाती है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन।
यहाँ पे क्लाउड्स हैं, जो एटमॉस्फेयर है वो किसका काम कर रहा है, एक मीडियम का काम कर रहा है जो कि लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्रैक्ट कर रहा है। तो सन अभी भी आया नहीं है ऊपर, बट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन उसकी इमेज पहले ही 2 मिनट पहले ही वहां पे फॉर्म हो गई है। एक्चुअली सन 2 मिनट बाद बाहर आता है, बट उसकी इमेज पहले ही वहां पे फॉर्म हो गई है। सेम गोज विथ सनसेट। सन क्या होता है, सन पहले ही 2 मिनट पहले ही डूब चुका है, सेट हो चुका है, बट स्टिल बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन करता है ना लाइट का, तो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सन की इमेज 2 मिनट तक टिकती है। सन पहले ही डूब चुका है पर उसकी इमेज अभी भी है, ठीक है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अ स्टार अपीयर्स ट्विंकलिंग इन द स्काई, ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। अब हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर है वो एक ब्लैंकेट ऑफ एयर की तरह है जो कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है। कभी एयर डेंस हो जाती है, कभी एयर रेयर हो जाती है, मतलब कि मॉलिक्यूल्स अपने आप शिफ्ट होते रहते हैं। इसी के वजह से हम लोग जब भी स्टार्स को देखते हैं तो कभी कभार क्या होता है कि एयर रेयरर है तो वो लाइट को कम रिफ्रैक्ट करेगी, तो आपको स्टार जो है वो चमकते हुए दिखाई देंगे, कभी नहीं चमकते हुए दिखाई देंगे। तो ये किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट मूविंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। कभी वो लाइट को कहीं और शिफ्ट करके भेज दे रहा है जिसकी वजह से आपको स्टार्स चमकते हुए दिखाई नहीं दे रहे, कभी क्या हो रहा है वो लाइट को आपके आईज तक भेज दे रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, एज अ स्टार अपीयर्स ट्विंकलिंग इन द स्काई बिकॉज द लाइट फ्रॉम द स्टार्स आफ्टर पासिंग थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर, यहाँ पे यही रिफ्रैक्ट कर रहा है लाइट को, अर्थ का एटमॉस्फेयर is refracted multiple times because of the different temperature and density of different atmospheric layers। तो जो स्टार की जो लाइट है वो बहुत बार रिफ्रैक्ट हो रही है क्योंकि एयर क्या है, कभी डेंस हो जा रही है, कभी रेयरर हो जा रही है, जिसकी वजह से जो लाइट है वो मल्टीपल टाइम्स रिफ्रैक्ट हो रही है एंड इट अपीयर्स एज अ फ्लिकरिंग ऑब्जेक्ट, जगमग जगमग कर रहा है। This causes the light to change direction and appear to twinkle। तो कभी लाइट आप तक पहुंचेगी, कभी लाइट आप तक नहीं पहुंचेगी, कहीं और चली जाएगी। A tank appears shallower than its actual depth, ये भी हमने पढ़ा था। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्रिटिकल एंगल। इसको समझने के लिए आपको 3 केसेस पे ध्यान देना होगा और तीनों ही केसेस पे लाइट रे जो है वो डेंसर टू रेयर मीडियम में ट्रैवल करेगी, कभी भी रेयर टू डेंसर मीडियम में ट्रैवल नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ पे हमने ग्लास और एयर का एग्जाम्पल लिया है। तो पहले केस में जो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से छोटा है। अभी आपको क्रिटिकल एंगल मैं नहीं बताऊंगी, आप बस अभी ये मान के चलो कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से छोटा है। तो इस केस में क्या होगा, जो नॉर्मली होता है, लाइट रे डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रही है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो बड़ा होगा, ठीक है। अब सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जा रहा है। उस केस में क्या होगा, जो इंसिडेंट रे है इसको नॉर्मली कैसे जाना चाहिए था, नॉर्मली जब भी लाइट रे डेंसर टू रेयर मीडियम में जाती है उसकी स्पीड इंक्रीज होती है और वो नॉर्मल से दूर बेंड हो जाती है। पर ये कब होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्रिटिकल एंगल से छोटा हो, जैसे कि इस केस में था। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा था जिसकी वजह से नॉर्मली लाइट रे रिफ्रैक्ट करके चली गई। कोई भी स्पेशल केस नहीं है, ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। पर जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो ये जो इंसिडेंट रे है ये 90 डिग्री एंगल मेंटेन करके रिफ्रैक्ट कर जाएगी, यानी कि ये नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल फॉर्म करेगी, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। दिस इज द इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल मेंटेन करेगी। सो इस केस में क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा 90 डिग्री, और ये कब होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो। अब थर्ड केस क्या है, इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे इंसिडेंट रे इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने वाली थी, दैट इज फ्रॉम ग्लास टू एयर, पर क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो सारी की सारी लाइट जो है वो सेम मीडियम में रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस रास्ते से सेम मीडियम में रिफ्रैक्ट हो गई, मतलब 100% ऑफ द लाइट जो है
वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई। क्लियर है? तो इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे मैंने रिफ्रैक्ट बोला था, रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है इस केस में। यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड रे है वो 100% रिफ्लेक्ट हो जा रही है। ठीक है, यहाँ पे कोई रिफ्रैक्टेड रे नहीं बन रही, यहाँ पे 100% ऑफ द लाइट सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो 3 केसेस थे। फर्स्ट केस में क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा था, तो लाइट रे जैसे नॉर्मली जाती है डेंसर टू रेयर में, स्पीड इंक्रीज हुई और नॉर्मल से दूर चली गई, तो ये नॉर्मल रिफ्रैक्शन है। सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री फॉर्म कर रही है। थर्ड केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा था, तो कुछ भी रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, 100% जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो गई इन द सेम मीडियम। तो ये थे 3 केसेस। तो अब फाइनली आते हैं कि ये क्रिटिकल एंगल है क्या। तीनों केसेस में आ रहा था पर पता नहीं कि है क्या। The angle of incidence in the denser medium corresponding to which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree, it is denoted by the letter C. तो ये किसी भी मीडियम का, यानी कि ये इस डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को 90 डिग्री बना दे, दैट इज द क्रिटिकल एंगल। ये कुछ नहीं है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, पर ये एक ऐसा एंगल है जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को 90 डिग्री बना दे, तो इसी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा होता है तो लाइट रे नॉर्मली रिफ्रैक्ट हो जाती है, और जब भी बड़ा हो जाता है तो लाइट रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करती है। ठीक है, तो आई होप आपको क्रिटिकल एंगल समझ में आ गया होगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्रिटिकल एंगल। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल और कोसेक ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है मीडियम का, जैसे इस केस में पता था, देखो फॉर ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 3/2। तो यहाँ पे साइन सी इज इक्वल्स टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किया जा सकता है ना। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन सी कर सकते हैं, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन सी कर सकते हैं, तो क्या इसको इंटरचेंज कर सकते हैं? साइन सी इधर आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या है? साइन सी इज इक्वल्स टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था हमारा? यहाँ पे साइन सी इज इक्वल्स टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था हमारा? 3/2। ये ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज ये ऊपर आके क्या हो जाएगा? 2/3। तो साइन सी इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, तो यहां पे आपको देखना है कि कब साइन की जो वैल्यू है, साइन का जो एंगल है वो 2/3 वैल्यू देगा। कौन सा एंगल 2/3 वैल्यू देगा? तो यहाँ पे हमें पता था साइन 42 डिग्री ही हमें 2/3 की वैल्यू देगा, तो C के जगह क्या आ जाएगा? 42 डिग्री। यहाँ पे साइन C इज इक्वल्स टू 2/3 था, तो यहाँ पे कोई एंगल होना चाहिए ना, तो साइन 42 ही हमें 2/3 दे सकता है, तो C हमारा क्या है? 42 डिग्री है। ठीक है, ये बस मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको समझाया है, एग्जाम में ऐसे समझ आने के चांसेस नहीं है। नाउ क्रिटिकल एंगल फॉर सम सब्सटेंसेस, जैसे वाटर में क्रिटिकल एंगल क्या होता है? 49 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि अगर वाटर से जब लाइट रे एयर में जाएगी और एंगल ऑफ इंसिडेंस 49 डिग्री से बराबर हो जाएगा, तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 49 डिग्री से बड़ा होगा, तब फिर लाइट एयर में जाएगी ही नहीं, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगी। सारी की सारी जो लाइट है वो वाटर में ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्रिटिकल एंगल समझ में आ गया होगा। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो क्रिटिकल एंगल को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला है कलर ऑफ लाइट। कलर ऑफ लाइट देखो, द क्रिटिकल एंगल फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया इज लीस्ट फॉर द वायलेट लाइट। वायलेट लाइट के लिए क्रिटिकल एंगल सबसे कम होता है, ठीक है, और रेड लाइट के लिए क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप विबग्योर, ये मैं वापस बता दे रही हूं,
जैसे जैसे आप वायलेट से रेड लाइट की तरफ जाते रहोगे तो आपका जो क्रिटिकल एंगल है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो सबसे कम क्रिटिकल एंगल है वायलेट लाइट के लिए, सबसे ज्यादा क्रिटिकल एंगल क्या है रेड लाइट के लिए ना। अब टेम्परेचर, on increasing the temperature of the medium its refractive index decreases so the critical angle increases। तो जब भी हम लोग किसी मीडियम का टेम्परेचर बढ़ा देंगे, लेट से अगर लाइट वाटर से एयर में जा रही है और आप वाटर का टेम्परेचर बढ़ा दो तब फिर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा और क्रिटिकल एंगल बढ़ जाएगा। इसीलिए क्रिटिकल एंगल इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको आपको समझना कैसे कि जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, जैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वैसे ही क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो हमने पहले पढ़ा था। When a ray of light traveling from a denser to a rarer medium is incident at the surface of a rarer medium at the angle of incidence greater than the critical angle। जब लाइट रे डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, ठीक है। लेट्स से ये वाटर है ना, वाटर का जो क्रिटिकल एंगल था वो था 49 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 49 डिग्री से बड़ा है, तब सारी की सारी जो लाइट है वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी ओबेइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी कि दोनों एंगल बराबर करके, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। For the pair of media, the ray is totally reflected back into the denser medium. This phenomenon is called total internal reflection. अब ऐसे कौन कौन से कंडीशंस है? सबसे पहला कंडीशन जो है कि लाइट हमेशा डेंसर टू रेयर मीडियम में जानी चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। अब नॉर्मल रिफ्लेक्शन जो प्लेन मिरर में होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या फर्क है? तो इट टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द लाइट पासेस फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयर मीडियम। ये तभी होगा जब लाइट जो है वो डेंसर टू रेयर मीडियम जाएगी और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। इट टेक्स प्लेस व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर फ्रॉम एनी मीडियम एट एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसमें ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। इसमें दो क्राइटेरिया थे ना कि लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम में जानी चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। कोई भी मीडियम से आकर के लाइट प्लेन मिरर पे स्ट्राइक कर सकती है और किसी भी एंगल पे। द एंटायर लाइट इज रिफ्लेक्टेड। मिरर में ऐसा नहीं होता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है और बाकी जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, यानी कि अब्सॉर्ब हो जाती है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, इसमें कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट भी हो जा रहा है। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि 100% ऑफ लाइट रे क्या है, रिफ्लेक्ट हो चुकी है। इसमें थोड़ा बहुत एनर्जी लॉस होता है क्योंकि कुछ लाइट जो है वो अब्सॉर्ब भी हो जाती है। द इमेज इज मच ब्राइटर, क्योंकि 100% रिफ्लेक्शन होता है। इस केस में इमेज थोड़ी सी कम ब्राइट होती है बिकॉज कुछ लाइट रे अब्सॉर्ब या रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अब हम डिस्कस करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में। ऑन अ हॉट सनी डे अ ड्राइवर में सी अ पूल ऑफ वाटर इन फ्रंट ऑफ हिम एट सम डिस्टेंस। यानी कि जब बहुत ही जैसे डेजर्ट का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, कोई भी इंसान जब डेजर्ट पे बहुत टाइम तक चलता है तो उसको बहुत दूर एक वाटर बॉडी कभी कभार नजर आती है, और जब वो वहां तक पहुंचता है तो फिर उसे पता चलता है कि वहां पे कोई भी वाटर बॉडी नहीं थी। तो वो क्या था, उसका एक इल्यूजन था, असली में वहां पे कोई भी वाटर बॉडी नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं मिराज। अब ये होता क्यों है और कैसे है ये हम लोग देखेंगे। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये एक मिराज का ही एग्जाम्पल है, पर यहाँ पे हमने वाटर बॉडी की जगह एक ट्री के रिफ्लेक्शन को लिया है। ये फेनोमेनन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से होता है। ठीक है, नाउ अब ये एक इंसान है, यहाँ पे ट्री है। ठीक है, अब ट्री से जो लाइट रेज आ रही हैं वो एक डेंसर टू रेयर मीडियम में जाने की कोशिश कर रही है, जैसा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में होता है। जो लाइट रेज है वो डेंसर टू रेयर मीडियम में जाने की कोशिश कर रही है। अब डेंसर और रेयर बना कैसे? दिन के टाइम पे लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए उसके पास वाली एयर भी वार्म हो जाती है, एंड वार्म एयर इज अ रेयर मीडियम क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर तक फैल जाते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो ऊपर कंपैरेटिवली कूलर एयर है उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो क्लोजली पैक्ड है, तो कूल एयर क्या हो जाती है, डेंसर मीडियम, और वार्म एयर क्या बन जाती है, रेयर मीडियम।
तो अब लाइट रेज एक डेंसर टू रेयर मीडियम में जाने की कोशिश कर रही है, पर क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से सारी की सारी लाइट रेज वापस से डेंसर मीडियम में ही चली जाती है। ये आपको एक बेंड दिख रहा होगा, ठीक है, पहले रेयर मीडियम में आने की कोशिश कर रही थी, पर पूरी की पूरी बेंड होके डेंसर मीडियम में चली गई। तो यहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्मेशन तो हुआ नहीं। तो हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि ये जो दो लाइट रेज है ये पीछे की तरफ आ करके यहाँ पे ट्री की इमेज बना रही है, यानी कि ट्री की रिफ्लेक्शन बना रही है। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है उसको यहाँ पे भी एक ट्री का रिफ्लेक्शन नजर आएगा, यहाँ तो ट्री नजर आएगा ही, साथ ही साथ यहाँ पे भी नजर आएगा। और वाटर का एग्जाम्पल जो था इससे पहले वाला, डेजर्ट में वाटर बॉडी क्यों दिखती है? क्योंकि वहां पे हम लोग ट्री के रिफ्लेक्शन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, वहां पे स्काई का रिफ्लेक्शन हो जाता है, एंड स्काई इज ब्लू इन कलर। तो इंसान को लगता है कि जमीन पे पानी है, बट एक्चुअली वो पानी नहीं होता, वो होता है स्काई का रिफ्लेक्शन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मिराज का बनना भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही एग्जाम्पल है। अब डायमंड का स्पार्कल करना भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। जब भी लाइट एयर से डायमंड में एंटर करती है तो ये डायमंड को एस्केप नहीं कर पाती, यानी कि डायमंड के अंदर ही लाइट मल्टीपल टाइम्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती रहती है, जिसके वजह से बहुत बार रिफ्लेक्ट होने के कारण बहुत ज्यादा लाइट इकट्ठा हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है, और ये लाइट डायमंड के कुछ कुछ फेसेस से ही निकलती है, मतलब कि बाहर एयर में चली जाती है। तो जब भी आप डायमंड के इन फेसेस की तरफ देखोगे तो डायमंड आपको स्पार्कल करता हुआ नजर आएगा। नाउ अब हम लोग देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्रिज्म। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के प्रिज्म हैं जिन्हें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहला जो है ये है टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, जो कि है 45, 90 डिग्री और 45 डिग्री के एंगल से बना हुआ है। नाउ तो इस प्रिज्म में तीन एंगल्स है, ये है 90 डिग्री और ये दोनों क्या है 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट कैसे जा रही है? ये जो लाइट रेज है ये नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है, तो ये एयर टू ग्लास अनडेविएटेड होकर के चली जाएंगी, पर जब भी ये इन दो सरफेस पे इंटरैक्ट करेगी तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट उस पार नहीं जा पाती है और सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो यहाँ पे दोनों ही लाइट रेज में क्या हो रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब अगेन जब लाइट रे नॉर्मली इस मीडियम पे स्ट्राइक करेगी तो ये अनडेविएटेड पास हो जाएगी, यानी कि ग्लास टू एयर चली जाएगी। तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। दिस प्रिज्म इज यूज्ड टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री। अब सेकंड वाला प्रिज्म क्या है? इट इज यूज्ड टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रू 180 डिग्री। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये रहा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लाइट जा रही है, अनडेविएटेड पास होगी क्योंकि इस सरफेस पे लाइट 90 डिग्री पे जा रही है, ठीक है। तो जब भी 90 डिग्री यानी कि नॉर्मली जाती है तो अनडेविएटेड पास होती है। फिर जब इन दोनों सरफेसेस पे लाइट स्ट्राइक करेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, सेम यहाँ पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, दो बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, और फिर लाइट प्रिज्म को एस्केप कर लेगी और यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा इसका इमेज। नाउ टू इरेक्ट द इन्वर्टेड इमेज विदाउट प्रोड्यूसिंग डेविएशन इन इट्स पाथ। तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड इमेज है, उल्टी इमेज है, अब हम लोग को इसको सीधा करना है, तो हम लोग ये प्रिज्म यूज करेंगे। नाउ अब ये जो ऑब्जेक्ट है, यहां से रे ऑफ लाइट इधर गई, ठीक है, एट एन एंगल डेविएट हुई, और यहाँ पे क्या हो गया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से लाइट इधर से एस्केप होगी और ये इसकी सीधी इमेज प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि ये वाली जो रे है ये तो ऊपर चली गई, ये वाली जो रे है ये नीचे आ गई। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स पहले पी क्यू थे, अब वो पॉइंट्स क्या हो गए? क्यू डैश पी डैश। अब आता है इक्विलैटरल प्रिज्म। तो फर्स्ट जो प्रिज्म था जिसमें दो एंगल 45 डिग्री थे और एक एंगल 90 डिग्री था, उसको तीन चीज करने के लिए यूज करते हैं। पहला है लाइट को 90 डिग्री डेविएट करने के लिए, अगर ऐसे रखोगे आप, तो अगर प्रिज्म को ऐसे रखोगे तो लाइट 180 डिग्री डेविएट होगी, और अगर आप प्रिज्म को ऐसे रखोगे तो जो इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट है वो इरेक्ट हो जाएगा। अब है इक्विलैटरल प्रिज्म। इक्विलैटरल प्रिज्म में तीनों ही एंगल्स बराबर होते हैं। दिस प्रिज्म कैन बी यूज्ड टू डेविएट अ लाइट बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बाय द मेथड ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि किसी भी लाइट रे को 60 डिग्री के एंगल तक जितना हम लोग डेविएट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ
ये रहा इक्विलैटरल प्रिज्म, यहां से लाइट रे आ रही है क्योंकि नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है इस सरफेस पे, यानी कि इस सरफेस पे लाइट रे नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है, इसलिए अनडेविएटेड पास हो जाएगी। पर यहां पे आ करके लाइट रे 60 डिग्री के एंगल में, इसको मैं मिटा देती हूँ, जब भी लाइट रे यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब लाइट 60 डिग्री जितने एंगल से डेविएट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, अब लास्ट प्रिज्म है हमारा राइट एंगल प्रिज्म। पहले भी एक राइट एंगल प्रिज्म था पर उसमें दोनों बाकी के जो दो एंगल्स थे वो बराबर थे, दैट इज 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। इसमें क्या है कि एक एंगल 90 डिग्री है, एक 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री है। तो ये जो प्रिज्म है इट कैन बी यूज्ड टू डेविएट अ लाइट रे थ्रू एन एंगल लेस देन 60 डिग्री, ठीक है। तो ये जो प्रिज्म है ये लाइट को 60 डिग्री से कम के एंगल में डेविएट करता है बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लाइट रे ऐसे जा रही है प्रिज्म में, ऐसे एंटर कर रही है, तो यहां से ये नॉर्मली स्ट्राइक करेगी तो ये अनडेविएटेड एयर टू ग्लास में एंटर हो जाएगी। अब जब लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, जिसकी वजह से लाइट उस पार ना जाके टोटली मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगी, उस पार ना जाके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगी और यहां से एट एन एंगल एस्केप हो जाएगी। तो यहाँ पे एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ जो कि इस पॉइंट पे हुआ था, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ प्रिज्म इज यूज्ड टू डेविएट अ लाइट रे बाय एन एंगल लेस देन 60 डिग्री। तो आई होप आपको जितने भी प्रिज्म्स हैं सब समझ में आ गए होंगे, ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बट अगर आपके फिर भी कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताएं, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपके सभी डाउट सॉल्व करने की। सो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।